नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेदा। आप देख रहे हैं डेली राइट। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। बीकानेर रेंज के नवनियुक्त आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जराइम पेशा तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। बीकानेर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार बुधवार हनुमानगढ़ पहुंचे। आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिले का दौरा कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लेने हनुमानगढ़ आए बीकानेर रेंज के नए आईजी प्रफुल्ल कुमार ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इससे पहले वे सुबह जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर मेस में पहुंचे, जहाँ एसपी ने उनकी अगवानी की। इस दौरान आईजी ने परेड की सलामी ली। इसके बाद मेस में मौजूद पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी। इसके बाद बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों और एसएचओ की पहली क्राइम मीटिंग लेते हुए उनसे परिचय के साथ कर्तव्य से कार्य करने का आग्रह किया। आईजी ने कहा कि ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया जाएगा जो वर्दी की आड़ में बदमाशों को शिक्षा देते हैं। यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे पुलिस कर्मियों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएचओ से कहा, उभरते हुए अपराधियों को चिन्हित करें और उन पर निगरानी रखें। बीट कांस्टेबल इस काम पर पूरा ध्यान दे। बॉर्डर एरिया में पूरी चौकसी बरती जाए। इसके अलावा गांव में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार से भी लगातार संपर्क में रहकर जानकारियां जुटाई जाएं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के साथ ही सोर्स और सप्लायर का पता लगाने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, कोविड-19 को देखते हुए विशेष ध्यान रखने, नियमों का पालन करवाने के साथ ही जरूरतमंदों को सहयोग करने के निर्देश भी आईजी ने दिए। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि हरियाणा पंजाब के अपराधियों का राजस्थान के अपराधियों से गठबंधन है। पुलिस को भी आपस में ही ऐसा करना होगा जिससे कि उन्हें वारदात करने से रोका जा सके। संगठित अपराध, शराब तस्करी, नशा, अवैध हथियार और जेल से संचालित होने वाली अपराधों पर रोकथाम के लिए विशेष काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वारदात को अंजाम देकर पंजाब हरियाणा गए और हरियाणा पंजाब में वारदातों को अंजाम देकर राजस्थान आकर छिपे अपराधियों की सूची तैयार की जाए। इस दौरान एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने आईजी को फीडबैक दिया। मीटिंग में एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी अतर सिंह चौरान, संगरिया डीएसपी दिनेश राजौरा सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जो आपराधिक ट्रेंड है, क्राइम के आंकड़े हैं, क्राइम के ट्रेंड्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो ट्रेंड्स हैं, जो समस्याएं रहती हैं क्षेत्र विशेष में, उसके बारे में सभी एसएचओज ने, सीओज ने अपना फीडबैक दिया। जो पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई। साथ के साथ जो रेंज विशेष की जो समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था रिलेटेड और अपराध रिलेटेड, उसके बारे में जो डायरेक्शंस दिए जाने थे वो सभी एसएचओज और सीओज को दिया गया। डीएसटी टीम की अभी जो कार्य प्रणाली चल रही है, जो क्या कार्य वो कर रहे हैं, उसके बारे में भी उनसे संक्षिप्त रूप से बात की गई है। और सभी से कहा गया है कि एक अच्छे टीम वर्क के रूप में काम करें। साथ के साथ जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं थानों पे, उनसे एक हेल्दी संवाद रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी भी लेवल पे एक संवादहीनता की स्थिति नहीं रहे। सबॉर्डिनेट्स को साथ लेकर के चलें, उनको मार्गदर्शन भी दें, उनका काम भी रिव्यू करें और एक अच्छी टीम भावना से यदि हम काम करते हैं तो अच्छा काम जिले में चल रहा है। इसको और उत्तरोत्तर हम बेहतर कर सकते हैं। 3 एसपीज नए हैं हनुमानगढ़ में, पुराने एसपी हैं। डेफिनेटली इनका जो एक ओवरऑल जो रेंज का जो एक्सपीरियंस है, वो जो फीडबैक है, वो भी काम आएगा। और एसपीज से भी बात की है। सभी एसपीज अपने सिरे से मेहनत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। एक बैठ करके जो रणनीति बनानी है उनसे चर्चा भी की जा रही है। अभी मैं यहाँ से गंगानगर भी जाऊँगा, वहाँ भी एसपी के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक है। तो एक नए अधिकारी हैं तो मैं मानता हूं कि नई ऊर्जा के साथ काम होगा और बेहतर काम करेंगे एज ए टीम। देखिए, मेरा हमेशा से इस पे फोकस रहा है। आज की मीटिंग में भी मैंने कहा है कि ऐसी स्थितियां तब बनती है जब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक कम्युनिकेशन गैप होता है, एक संवादहीनता की स्थिति होती है। हम सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, हमें 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, तब हमारा जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो 1 कदम आगे चलेगा। यदि हम खुद इस चीज़ के लिए ओपन नहीं होंगे कि किसी तरह के डायलॉग को यदि हम इनकरेज नहीं करेंगे, तो हमारा स्टाफ फिर आमतौर पे शेयर कोई भी बात हो, प्रोफेशनल बातें हो, पर्सनल बातें शेयर करने में हिचकता है। तो ज़्यादा ज़िम्मा हमारा है कि हम इनकरेज करें अपने सबॉर्डिनेट्स को। और जैसे मैंने कहा, हमेशा मेरा एक टीम वर्क पे जोर रखता है। थानों को यदि सभी
व्यक्तियों को थाने पे जो पोस्टेड है उनको उनकी क्षमता के हिसाब से यदि हम काम करेंगे, हर आदमी हर तरह के काम के लिए सक्षम नहीं होता। कोई हो सकता है फील्ड वर्क में अच्छा है, कोई रिकॉर्ड में अच्छा है, किसी के पास आसूचना अच्छी होती है। SHO और वृत्ताधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि जिस व्यक्ति की जो क्षमता है, जो कार्य कुशलता है, उसके हिसाब से उसको काम दे और उसका ड्यू क्रेडिट दे। उसमें यदि उसको किसी तरह की परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत यदि कर्मचारी फील कर रहा है, तो उसके लेवल का हो तो उसकी समस्या का निराकरण करें, हमारे लेवल का हो तो हमारे ध्यान में। नजदीकी ग्राम धोलीपार में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत गांव धोलीपाल में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए गए। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्थानीय लोक गायकों ने पर्यावरण संरक्षण और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को गीतों के माध्यम से जागरूक किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन को पर्यावरण के महत्व बारे बताते हुए अपने जीवन में पौधारोपण करने का संकल्प दिलवाया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रकृति की बिगड़ती दशा के कारण ही वर्तमान में मानव प्रजाति को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति को बचाना है तो पौधारोपण ही इसका सर्वोत्तम और एकमात्र उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति को खुशी के मौके पर एक पेड़ लगाकर उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ इकोसिस्टम का सबसे कारगर माध्यम है। कोरोना वायरस से बचाव के विषय पर बोलते हुए वक्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता बारे आमजन को जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में बिना मास्क के घर से बाहर निकलना शराब पीकर वाहन चलाने के समान है। इस लापरवाही के कारण न केवल हम समय के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सभी को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की महत्ता को समझते हुए जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाना होगा, तभी देश वायरस के खिलाफ जंग को जीत पाएगा। हम यहाँ बैठे और हम सब ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, जो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, वृक्षों से प्राप्त होती है। और इसके अलावा जैसे वृक्षों और पेड़ों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। 4 चीज़ों का आप खुद भी पालन करें और जो भी आपके परिवारजन हैं और जो भी दूसरे जो लोग हैं उनका आप पालन करवाएं। ये जो टीम हमारे आई है, ये बहुत अच्छा एक गीत आपको सुनाई गई, 1 मिनट का बहुत ही बढ़िया सा गीत है। उस गीत में मैसेज है कि ये सब चीज़ें आप पालन करें। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना से हम खुद संक्रमित हों और उसके बाद सीख लें, इसके बजाय हम जो दूसरे लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके 1-2 केस तो यहाँ डेथ के भी हुए, तो उनको सीख लेते हुए हम इन सब चीज़ों का अक्सर से पालन करें। अभी कोरोना का संक्रमण निकला नहीं है, बहुत लंबा समय इसका चलने वाला है, तो हम इसकी पालना खुद भी करें और दूसरे लोगों से भी करें। कहते हैं प्रकृति को खुदा मत कहो, प्रकृति खुदा नहीं, लेकिन खुदा के मुंह से प्रकृति जुदा नहीं। प्यार बचाओ दोस्तों, हाथ खराब है। प्यार बचाओ दोस्तों, हाथ खराब है। धरती पे आंधियों की, धरती पे इस अकाल की नीयत खराब है। प्यार बचाओ दोस्तों, हालत खराब है। धरती पे आंधियों की, धरती पे आंधियों की नीयत खराब है। प्यार बचाओ दोस्तों, हालत खराब है। और जो सार्वजनिक स्थान है और यहाँ पे जो अपने पौधे लगाए हैं, इन सब की सार संभाल अपने बच्चों की तरह करेंगे, तभी जाके पर्यावरण का संरक्षण होगा और इसी से हमारी बचत होगी, इसी से बरसात समय में रहेगी, उसी से पानी मिलेगा, उसी से गर्मी कम होगी, सारी चीज़ें। इसके साथ ही इन कलाकारों ने आपको बहुत अच्छा संदेश दिया कोरोना के बारे में। मैं आप सबसे ये आह्वान करूँगा कि कोरोना की जो भी सावधानियाँ बताई गई हैं उन सब का अपन पालन करते हुए खुद की रक्षा करें और दूसरों की भी रक्षा करें। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य, सब चीज़ों को बचा के रखें। जो सावधान, कोरोना कोई ऐसाती बीमारी नहीं है, लेकिन इसका अभी तक कोई टीका वगैरह आया नहीं है। हमारे यहाँ शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी जिस तरह से बाहर से लोग आ रहे हैं
काफ़ी बीमारी फैलती जा रही है। मेरा आप सबसे ये आह्वान है कि भीड़ भाड़ में जब भी जाएँ मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं। जर्दा वगैरह खाना वैसे भी एक बुराई है, तो जर्दा जहाँ तक हो सके नहीं खाएं और खाएं भी तो सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं। इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग नशे की प्रवृत्ति से बचें, खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। ये आज की यहाँ की बहुत बड़ी बीमारी है। अपने जिले की एक बड़ी समस्या है जो पड़ोसी राज्यों के जो जिले हैं उनके कारण अपने यहाँ लगी हुई है, क्योंकि उन्हीं की लाइफ स्टाइल अपने अपना रखी है। तो एक संस्कारवान जिंदगी अपना जिएंगे, इन चीज़ों से बचे रहेंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ में आज वृक्षारोपण का वार्षिकोत्सव का आयोजन सभी 269 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों को शामिल किया गया है। और इसके तहत हमने सभी ग्राम पंचायतों को 200 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया था, जिसके विरुद्ध कई ग्राम पंचायतों में 200 से ज़्यादा भी पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों की भागीदारी भी सुनिश्चित की, जिसमें हमने महिलाओं को, कृषकों को, विद्यार्थियों और अध्यापकों को और साथ ही जो महिला बाल विकास विभाग के कार्मिक हैं उनको भी इसमें हमने शरीक किया है और उन सबको अलग अलग लक्ष्य देकर और सभी संस्थानों में विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाने का हमने कार्य करने का प्रयास किया है। और आज जिले का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था वो ग्राम पंचायत धूरीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया, जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। SSW क्षेत्र के किसानों ने नहर से सिल्ट निकलवाने व सफाई के स्थायी समाधान की मांग को लेकर बुधवार को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SSW नहर की सफाई करवाने की मांग को लेकर बुधवार को किसानों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जब करीब 10 किसान बिना मास्क मुख्य अभियंता के चैम्बर में ज्ञापन देने पहुंचे तो चीफ इंजीनियर कुर्सी से उठकर अपने चैम्बर से बाहर आ गए। मुख्य अभियंता का कहना था कि कोविड-19 महामारी के चलते किसान सरकार व प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना करें, मास्क पहनकर हाथों को सैनिटाइज करें व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 4-5 किसान आकर ज्ञापन दें। इसके बाद 5 किसान मास्क लगाकर व हाथों को सैनिटाइज करने के बाद चैम्बर में आए तो चीफ ने उनसे ज्ञापन लेकर समस्याएं सुनी। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि जल संसाधन विभाग की ओर से लंबे समय से SSW नहर की सफाई नहीं करवाई गई है। इस कारण नहर में सिल्ट, घास व झाड़ियां बड़े पैमाने पर उगने से पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। इस कारण सिर्फ 9 SSW के मोगे तक पानी की चढ़ाई होती है। इससे आगे पानी देरी से और कम पहुँचता है। इससे किसानों को कभी पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि हर साल नहरों के रख रखाव के लिए दी जाने वाली राशि को जल उपयोगिता संगम के प्रतिनिधि व जल संसाधन विभाग के अधिकारी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। दिखावे के लिए नहरों में कुछ सफाई कर दी जाती है, शेष सफाई किसान खुद करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने नहर की सफाई करवाने की मांग पूर्व में भी विभाग से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने नहर की शेरका हेड से टेल तक ट्रेन के जरिए सफाई करवाने की मांग की ताकि टेल तक पूरा पानी पहुँच सके। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान सुखविंदर सिंह, प्रेम कुमार, जगदीप स्वामी, ओम प्रकाश, बीरबल दास, कुलवंत सिंह, मोहन दास, जगराज सिंह, हरदीप सिंह, प्रेम सिंह, मेजर सिंह, गुरलाल सिंह, गुरमीत सिंह, ब्रजलाल, टिक्कूराम, काला सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। आज SSW नहर के किसान जो टेल के किसान हैं वो सारे अपने अपने गांव से और बहुत ही कीमती समय जो अभी चल रहा है किसान का, होती है, स्प्रे है, सब छोड़कर यहाँ सुबह से बैठे हैं। और आज क्या बैठे हैं, कई दिनों से ही लगातार आना जाना इस ऑफिस से हो गया है। अब तो कारण ये यहाँ का कर्मचारी, अधिकारी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष वगैरह हैं, वो भी अब सारे के सारे समझ लो भी चाटने वाले हो गए हैं। सारे के सारे चाटुकारिता की हद पार कर चुके हैं। हमारी नहर में हालत ये हो चुकी है, मिट्टी चढ़ चढ़ के पीछे भी उसके अंदर टालियां, नीम, किक्कर गई है, 10-10 फुट ऊंची टालियां। और ये
आप एक कर सकते हो भी 5-5, 6-6 फुट पिथौरे की चढ़ी हुई है। आज हम कई बार इनको अवगत करवा दिया, उचित कार्रवाई करे, समस्या का समाधान करे, नहीं हुआ। आज हम आखिरी बार चेतावनी देने आए हैं, अगर कार्रवाई कर रहे हो, समाधान कर रहे हो तो ठीक है, नहीं ये मत समझना भी इतने किसान है क्या होगा। आने वाले दिनों में यहाँ सैकड़ों की तादाद में पहुँचेंगे और अंदोलन करेंगे। SSW नहर की खातर खुदाई वास्ते पहला 3-4 दिन पहला एक्शन साहब के कोले 100 आदमी आया था। एक्शन साहब ने मिट्टी खदाण वास्ते, नहर सफाई करने वास्ते दरखास्त दी गई थी। एक्शन साहब ने उस दिन कहना पऊगा, बिल्कुल मानते हैं, तुरंत कार्रवाई की जाए और रिजल्ट मिट्टी कढ़ाई जाए। आदेश कर दिता सी करिया अध्यक्षा नूं। अध्यक्ष 3-4 तो मिट्टी कढ़न लग रहा है। रामसरे वाला जो अध्यक्ष है उसने साफ जवाब दे दिता कि मेरे को पैसे नहीं है। 3-4 घंटे मशीन लगाई, किते कर्म किते 2 कर्मा, किते कर्म किते 2 कर्मा मिट्टी कढ़ाई गई और बाकी जवाब दे दिया कि मेरे को पैसे नहीं है। तो अब असं ये कहने वास्ते आए हैं कि वो नहर पानी फिर 3-4 दिन आने वाला है। ना टेल ते पानी पहुँच रहा है, ना साढ़े मोगा च पानी पूरा हो रहा है। जे पानी पूरा छोड़ते नहर टूटती है, जे कम छोड़ते तो मोगा में नहीं पड़ता। इसलिए आखिरी बार अब इत्थे आए हैं। साडी नहर आने तो पानी आने तो पहला खुदाई की जाए, नहर सफाई की जाए, नहीं तो असीं इत्थे आके धरना देवांगे। सीटू की जिला कमेटी की बैठक में सरकार द्वारा किए जा रहे रेलवे के निजीकरण के विरोध में आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू की जिला कमेटी की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार हाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह ने की। बैठक में सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर किए जा रहे आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बोलते हुए सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने, बिजली के बिल माफ करने, टैक्स की श्रेणी में नहीं आने वाले परिवारों को आर्थिक सहयोग देने सहित अन्य मांगों को लेकर किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा बैठक में रेलवे के निजीकरण और किसानों के लिए जारी किए गए अध्यादेशों के विरोध में भी सीटू कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में सर्वसम्मति से 17 जुलाई को रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। सीटू कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंदोलन में भारत की जनवादी नौजवान सभा, SFI, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, जनवादी महिला समिति भी शामिल होंगी। बैठक में बहादुर सिंह चौहान, मलकीत सिंह, रिद्धकर्ण कस्बा सहित अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ जिले में भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU की बैठक हो रही है और बैठक में सबसे गंभीर और अति महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी मोदी सरकार कोरोना की आड़ में ये जो रेलवे का निजीकरण कर रही है, इस निजीकरण के खिलाफ आज हमने बैठ के तय किया है कि पूरे राजस्थान के अंदर इस मांग को लेकर स्टेशनों पर किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा कि किसी भी सूरत में हम रेल को बेचने नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये नवरत्नों में, हिंदुस्तान के नवरत्नों में शामिल जो भारतीय रेल है, इसका आज आम आदमी को बड़ा फायदा है। 60 साल से ऊपर की टिकट कम लगती है, उसमें सुविधाएं हैं बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात है कोई भी व्यापारी हिंदुस्तान का रेल नहीं बिछा सकता। और जिसमें सबसे बड़ी बात कि रेल गवर्नमेंट की, पटरियां गवर्नमेंट की, ड्राइवर गवर्नमेंट का, पीछे जो गार्ड वो गवर्नमेंट का, स्टेशन गवर्नमेंट का, और पैसा कमाएंगे पूंजीपति। बिल्कुल हम इसका कतई विरोध करेंगे और बड़े सदर पर पूरे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। और हमारे राजस्थान में जैसा आज बैठे हैं, पूरे राजस्थान की तैयारी हो गई है, पूरी चर्चाएं हैं और पूरी ताकत के साथ इस फैसले के निर्णय के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन में उतरेंगे। और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि अभी अखिल किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन और CITU का 23 तारीख को संयुक्त आंदोलन अपनी मांगों को लेकर 13 सूत्री जो मांग है किसानों की, क्योंकि इस सबसे बड़ी बात और सोचने वाली है कि जो कोरोना की आड़ में जनवादी अधिकार छीने गए, पहले भी कुछ हासिल नहीं था, कानूनों के नाम पर लंगड़े लूले कानून थे, उसमें सबसे ज्यादा मजदूर और किसान। अभी 3 अध्यादेश जो लेके आ रही है मोदी सरकार, उस अध्यादेश लागू होने के बाद में ये जो किसान है ये बंधुआ मजदूर बन जाएगा, किसानी कर नहीं पाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी और एक ही आदमी पूरे हिंदुस्तान का माल खरीद सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हिंदुस्तान की किसानी को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, हम खेत मजदूर को बचाने के लिए, क्योंकि किसान हमारा बड़ा भाई है, अगर किसानी फैल हो जाती है तो मजदूर। बुधवार सुबह गांव मुंडा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।
टाउन थाना क्षेत्र के गांव मुंडा में एक युवक का शव गांव के प्राइमरी स्कूल में पेड़ पर बनाए गए फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने संदर्भ में मर्ग दर्ज किया है। इस संदर्भ में परिजनों ने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की है। आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज न करने तक शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव मुंडा निवासी हरमीत सिंह पुत्र जगतार सिंह मजबी सिख ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। शादीशुदा व 4 बच्चों के पिता हरमीत सिंह ने कुछ समय पहले टाउन स्थित एक्सिस बैंक की शाखा के जरिए फाइनेंस पर ट्रैक्टर निकलवाया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते 3-4 माह काम बंद रहने से हरमीत सिंह फाइनेंस की किस्तें अदा नहीं कर पाया। हरमीत सिंह के परिजनों के अनुसार बैंक कर्मचारी फाइनेंस की किस्तें भरने के लिए उस पर दबाव बनाने लगे। इस कारण पिछले 20-25 दिनों से हरमीत सिंह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी मानसिक परेशानी के चलते वह दवाइयां भी ले रहा था। मृतक के पिता जगतार सिंह पुत्र तेजा सिंह ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात्रि वह अपने परिवार सहित घर पर सो रहा था। बुधवार अल सुबह करीब 5 बजे वे लोग उठे तो हरमीत सिंह घर पर नहीं था। उसने गांव में तलाश किया तो हरमीत गांव के प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। उसने गले में साफे का फंदा बनाकर फांसी लगा दी, इससे उसकी मौत हो गई। टाउन पुलिस ने संदर्भ में धारा 174 CRPC के तहत मार्ग दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। इस कोरोना काल गरीब की जिंदगियों को लील रहा है। ये एक्सिस बैंक से हमारे गांव के एक लड़के ने कोई ट्रैक्टर फाइनेंस करवाया था। इस कोरोना काल में काम धंधे सारे ठप पड़े हैं, इस कारण वो किस्त नहीं भर सका और उसने 4-5 दिन पहले पूरे गांव में चक्कर लगाया भी मेरे साथ ये हो रहा है, बैंक वाले प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। हमने बैंक वालों से बात करने की कोशिश की तो बैंक वालों ने हमें कोई न्यायिक बात नहीं की और आज सुबह उसने सुसाइड कर लिया। जो कि उसके 4 बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब आदमी है। अभी तक बैंक का कोई प्रतिनिधि या संभालने नहीं पहुंचा है। हरमीत सन ऑफ जगतार मजबी सिख। जब डेड बॉडी लेके आए तो 2 घंटे हॉस्पिटल में डेड बॉडी धूप में ही पड़ी रही, कोई सार संभाल नहीं थी। फिर तुरंत बाद हमने पुलिस को कहा तो पुलिस वालों ने हमारा सहयोग कर डेड बॉडी रखवाई, लेकिन डॉक्टरों ने या कोई किसी तरह का प्रशासन या कोई यहाँ का जो अस्पताल का प्रशासन है उसने किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज दिनांक 15/7/2019 को सुबह 7:40 AM पर श्री अमर सिंह ग्राम पंचायत मुंडा सरपंच ने दरियापुर में सूचना दी कि हमारे गांव का गुरमीत सिंह सन जगतार सिंह जाति मजबी सिंह उम्र 35 साल निवासी मुंडा ने बंद स्कूल प्राइमरी स्कूल है उसमें नीम के नीचे फांसी खा ली है और डेड बॉडी उसकी फंदा टूटने से नीचे गिरी हुई है। इस पर मैं ASI राबता के मौके पर पहुँचा, फोटो कराया गया और गाँव के मुकदमीर और वारिसान की मौजूदगी में पंचनामा बनाया और लाश को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल भंगा टाउन भिजवाया गया। उसका फांसी लगने से उसकी मृत्यु होने पाई। अभी पता नहीं चला है, जाँच करेंगे, जाँच जारी है। टाउन पुलिस ने एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। टाउन पुलिस ने बीती रात आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक बदमाश प्रवृत्ति के हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। सूरतगढ़ के तीनों युवकों को एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की ब्रेजा कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस इस संदर्भ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवकों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों के खिलाफ चिट्टा सप्लाई और चोरी के आरोप में सूरतगढ़ थाने में 3-4 मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान टीबी रोड पर एसआरएम स्कूल के पास संदेह के आधार पर एक ब्रेजा गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें एक अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस पर आरोपी अश्विनी गोसाई, मुकेश एवं बंटी और रजत निवासी सूरतगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल राजकुमार सियाग, राकेश रमाना, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि शामिल थे। श्रीमान SP साहब हनुमानगढ़ के आदेशानुसार अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान SHO साहब रमेश जी मात्रा के निर्देशन में हमारे थाने की मेरे साथ मैं राजकुमार हेड कांस्टेबल, सुरेश कुमार कांस्टेबल, राकेश कांस्टेबल और अशोक कांस्टेबल और सुरेंद्र कांस्टेबल टीम गठित की गई अवैध हथियारों की तस्करी के लिए। कल हम गश्त में थे, हमारे को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ब्रेजा गाड़ी में 3 लड़के सवार होकर के आ रहे हैं जिसके पास अवैध हथियार है, जिस पर हमने नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी ब्रेजा कार आई, रोक कर तलाशी ली तो एक के पास
अवैध पिस्टल मिला और एक के पास मुकेश के पास अवैध पिस्टल मिला और अश्विनी के पास 2 कारतूस मिले और रजत के पास 1 कारतूस मिला। आराम से कार्रवाई की गई और गाड़ी को जब्त की गई। जयसवारी वाहन पूछताछ की जा रही है। बाकी देखो क्या होता है, पूछताछ में क्या आता है। अन्य कोई वारदात करने की फिराक में थे या कोई कहाँ देने जा रहे थे, अब पूछताछ की जाएगी भी ये कहाँ से खरीद के लाया, किसको देने जा रहा था और या कोई वारदात करने की फिराक में थे। पूछताछ की ऐसी घटना नहीं। पिस्टल है, पिस्टल मैगजीन वाला पिस्टल है, बिल्कुल डिटेल मिली है मैगजीन वाला। और एक तो इसमें जो अश्विनी है उसके खिलाफ तो पहले 2 NDPS के प्रकरण दर्ज है, एक मारपीट का प्रकरण दर्ज है, एक जाली नोट का प्रकरण दर्ज है, एक RPO प्रकरण दर्ज है जो काफी बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और इसके साथ में 2 व्यक्ति अन्य ये थे, दोनों साथ आए थे। तो उनको वारदात भी करने की फिराक में पूछताछ की जा रही है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नर्सिंग कर्मचारियों ने बुधवार को राजस्थान सरकार को पोस्ट कार्ड लिखकर नर्सिंग भर्ती में चयनित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने की मांग की है। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नियमित नियुक्ति देने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 के चयनित कार्यरत कर्मचारियों ने बुधवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर के सामने एकत्रित होकर राजस्थान सरकार के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर नर्सिंग भर्ती के चयनित कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपना रोष जताते हुए प्रोविजन काल 29 अप्रैल 2020 तक मानते हुए अतिशीघ्र नियुक्ति देने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर मौजूद राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 के कुलदीप सरावता, राजेश शर्मा, गुरप्रीत ढिल्लो, अमित बिश्नोई, महेंद्र गोदारा, विनोद कुमार, राजेश सुथार, सुनील बिश्नोई, राजीव नैन, राजपाल, शीशपाल बिजानिया, गुरप्यार भुल्लर, अनिल वर्मा, तेजेंद्र भाटी, मुकेश कालवा, मंजू भाटी, कोमल पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कर्मचारी जो घर बैठे थे उनको नियुक्ति दी गई सरकार द्वारा।
लेकिन कार्यरत कर्मचारियों को जहाँ है वहीं पे कार्य करने का सरकार ने आदेश दिया। इस आदेश की पालना करते हुए कोविड को देखते हुए सभी कर्मचारियों ने 2 महीने तक राजस्थान के सरकार के आदेश की पालना की, लेकिन आज दिनों तक राजस्थान सरकार ने कार्यरत कर्मचारियों की कोई मांग नहीं सुनी है। एनएचएम के पद पर कार्यरत हूँ और एनएचएम 2018 में हमारा सिलेक्शन हो चुका है। गवर्नमेंट ने इतनी हमारे साथ नाइंसाफी की है, हम पूरे फील्ड को कवर कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट की उदासीनता ये है कि हमें आज दिनांक तक हमें पद स्थान तो दे दिया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया उस पे। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमें परमानेंट करे और हमें चयनित स्थान पर नियुक्ति प्रदान करे। ये अपने नर्सिंग भर्ती 2018 जो सरकार ने इसमें 28/4/2020 को एक पद स्थापन सूची जारी की। काफ़ी संघर्ष के बाद इस पे एक पद स्थापन सूची आई, जिसमें से नवनियुक्त कर्मचारी जो घर बैठे थे उनको सरकार ने नियुक्ति दी और कार्यरत कर्मचारी 9000 थे। कोविड को चलते हुए सरकार ने कहा अभी हम इनकी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, यथास्थान रहेंगे। जबकि हमारे जो ऑर्डर हैं वो हर सीएमएचओ साहब के यहाँ ऑर्डर हैं नियुक्ति के पद स्थापन सूची के हिसाब से, लेकिन अभी तक जिस स्थान पे हमें नियुक्ति दी गई है वहाँ किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि हमारा वेतन है 108 के कर्मचारी हैं, उनका कंपनियां वेतन दे रही है। एनएचएम वही 7,000-8,000 रुपये जो वेतन है, अलग वेतन वही आ रहा है। और जो 3 माह से आपको बताना चाहेंगे 3 माह से यूटीपी का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमारी सरकार से गुजारिश है, अगर आपने हमें चयनित किया है पद स्थापन सूची पे, हम चयनित होके आए हैं, वो हमारा हक है। आप जहां कोविड चल रहा है वहां तक हमें ड्यूटी करवाइए जहां है वहीं, लेकिन हमारी नियुक्ति तो सीएमओ साहब के अंडर में होना चाहिए। नवनियुक्त कर्मचारियों को आप वेतन 26,500 दे रहे हैं, उनका प्रोविजन काल आप स्टार्ट कर रहे हैं, सर्विस बुक उनकी लागू हो गई है, तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? जबकि कोविड के अंदर उन्होंने जब स्टार्टिंग में कोविड आया कोई कार्य नहीं किया, लेकिन हम कर्मचारियों ने अपनी जी जान झोंक कर और अपने अलग वेतन में भी हमने काम किया, सरकार की समाज की मदद की है। हमने काफ़ी 2 महीनों से हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। 13 तारीख को हमने पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया है। अभी हम पोस्ट कार्ड के जरिए सरकार को बताना चाह रहे हैं, समाज और सरकार को हम परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि समाज के जो लोग हैं मरीज हैं वो हमारे ही परिवार के हैं, हमारे समाज के लोग हैं। देखिए, सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारी कार्यकारिणी ने हमें डिसीजन लिया है, प्रदेश सह संयोजक होने के नाते हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, क्योंकि समाज सेवा हमने 11 सालों से की है। अगर ये सेवा समाज सेवा नहीं है तो सरकार और समाज में बताइए कि समाज सेवा क्या है, उसकी परिभाषित कीजिए। भादरा थाना क्षेत्र में गैंग रेप के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भीम आर्मी सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के सदस्यों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर भादरा तहसील के गांव डुंगराना में दर्ज एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। भीम आर्मी सदस्यों ने बताया कि 11 मई को भादरा थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसमें 4 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सदस्यों ने बताया कि इस संदर्भ में पुलिस का कहना है कि मामले में 2 ही व्यक्ति आरोपी हैं, जबकि 2 अन्यों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाबालिग के साथ गैंग रेप के मामले में परिवार दर्ज करवाया गया था। इसमें पीड़िता ने अपने बयान में 4 व्यक्तियों के खिलाफ परिवार दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। भीम आर्मी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप मामले की जांच आला अधिकारियों से करवाकर तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। डुंगराना में पीछे गैंगरेप हुआ था, उसमें 4 बच्चे ने मुलजिम बताए हैं, लेकिन पुलिस कह रही है 2 मुलजिम नहीं मान रहे, 2 को अरेस्ट कर लिया है। चाहते हैं कि 4 मुलजिम को पुलिस पकड़ के उनको मतलब चालान वगैरह जो भी हो पास है। आईजी और एसपी साहब से मिलने आए, उन्होंने दिया है कि आपकी जांच भी बदल दी जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ द्वारा बुधवार को जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। आयुष मंत्रालय की ओर से कोविड-19 कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपलब्ध करवाई गई होम्योपैथी दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण बुधवार को लायंस क्लब हनुमानगढ़ सदस्यों की ओर से जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड और इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया। जिला अस्पताल के होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत डॉक्टर सुनीता सैनी और डॉक्टर अशोक नारंग के नेतृत्व में क्लब सदस्यों की ओर से यह दवा वितरित की गई। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष मोहित बलाडिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए यह होम्योपैथिक दवाई व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है।
क्लब की ओर से इस दवा का वितरण लगातार किया जा रहा है। पूरे वर्ष भर चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। आगामी शिविर 19 जुलाई को गाँव चक ज्वाला सिंह वाला में लगाया जाएगा ताकि हर क्षेत्र के लोगों तक यह दवाई पहुँचाई जा सके। डॉक्टर सुनीता सैनी ने नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताते हुए आर्सेनिक एल्बम 13 दवा के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के लोगों को भी इस दवाई को लेने के लिए प्रेरित करें ताकि क्षेत्र के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना संक्रमण के प्रभाव से काफी हद तक बचाया जा सके। इस मौके पर क्लब सचिव भारतेंदु सैनी, कोषाध्यक्ष साहिल फतेहगढ़िया, रीजन चेयरमैन राधेश्याम सिंगला, अभिषेक बंसल, विनोद सैनी, शान मोहम्मद तथा गुरमेल सिंह आदि मौजूद रहे। आज के इस महाउत्सव में ब्रांड साथ मिलकर एक कोरोना संबंधी एम्पिलोजी पुस्तक नाम की दवाई प्रदर्शित की है। दूसरा कैंप है आज। कल भी हमने कैंप लगाया था परसों टाउन में, उसमें 600 मेंबरों ने अपना ट्रीटमेंट लिया था, उनकी दवाई दी। आज शुरू की है। आज प्रयास है इंडस्ट्री एरिया में काफ़ी माइल भीड़ भड़का रहेगा, काफ़ी लोग इससे फायदा उठाएंगे। विदाउट निःशुल्क इसको चार्जेज नहीं है सर। हमारा फर्ज सेवा 20 साल का हमारा नारा 20 साल करते हैं, निःशुल्क सेवा करने हमारा फर्ज। नेक्स्ट और जब लगे संडे को चक ज्वाला सिंह वाला ग्राम में लगेगा, जिसमें मैं सभी निवेदन करूँगा, मीडिया से आप निवेदन करूँगा, आप लोग वहाँ पहुँचिए, फिर कराने की शोभा पड़ेगी और जिनको सही होने के बाद रुकता मिलेगा। टाउन की गुड़ मंडी व्यापार एसोसिएशन ने बुधवार को नगर परिषद के नवमनोनीत पार्षद छगन लाल जैन का अभिनंदन किया। टाउन की गुड़खांड व्यापार एसोसिएशन की बैठक बुधवार को एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में लेबर एसोसिएशन की तरफ से लोडिंग अनलोडिंग की समस्या को लेकर की गई शिकायत को लेकर समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में गुड़खांड व्यापार एसोसिएशन सदस्यों ने नगर परिषद के नव मनोनीत पार्षद छगन लाल जैन का अभिनंदन किया। इस मौके पर एसोसिएशन सदस्यों ने नव मनोनीत पार्षद को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। नव मनोनीत पार्षद जैन ने कहा कि पार्षद के पद पर रहते हुए व्यापारिक हितों में कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गुड़खांड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी भाइयों का कहूँ कि मुझे आज सम्मानित किया इन्होंने, और गुड़ मंडी के लिए जो भी मेरे लायक कोई कार्य होगा मैं हमेशा इसके लिए आगे तैयार हूँ। और मुझे ये मनाया चौधरी साहब ने, उनका भी बहुत सहयोग रहा और इसका मैं खूब उपयोग करूँगा गुड़ मंडी के। आज गुड़खांड व्यापार एसोसिएशन द्वारा श्री छगन लाल जी जैन, जिनको नगर परिषद में मनोनीत पार्षद बनाया गया है, इसके लिए मैं चौधरी विनोद कुमार जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही एक कार्यकर्ता को बड़ी उपाधि पूरे शहर का एक मनोनीत सदस्य बनाया है। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं और श्री छगन लाल जी जैन का भी बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और इन्होंने अपना टाइम दिया, हमने इनका स्वागत किया, सम्मान दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ और गुड़खांड व्यापार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के आज यह सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।